क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है ए बी सी डी एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं पहले ये समझिए। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है कि जिसके चारों कोने वृत्त से टच करते हैं, सर्किल से टच करते हैं, उसको ही चक्रीय चतुर्भुज बोला जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है इसको। तो इसमें जो है चारों कोने इसके टच कर रहे हैं, इसलिए इसको चक्रीय चतुर्भुज बोला है। अब चक्रीय चतुर्भुज की परिमेय में इसमें दे रखा है एडीसी का मान, ये वाला एंगल 140 दे रखा है, और एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। बीएसी का मान निकालना है मुझे, बीएसी ये वाला एंगल निकालना है, बीएसी उसी बाउंड्री पर टिकेंगे। ए बीएसी का मान निकालने के लिए मुझे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है इसका फॉर्मूला कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। तो जब इतनी बात पता चल गई आपको, तो सम्मुख कोण कौन से होते हैं, आमने सामने वाले, ये वाला एंगल बी और एक ये डी। तो बी और डी जो है आमने सामने है, बी और डी का एंगल कितना होता है, 180 होता है। ये हमें याद होना चाहिए, चक्रीय चतुर्भुज में। तो बी डी का मान कितना दे रखा है, 140 दे रखा है, 180, और बी का मान निकाल लेंगे यहाँ से। तो बी का मान क्या हो जाएगा, 180 में से एक धरे जाएंगे तो 140 के बदले कितने बचे, 40 का आ जाएगा इसका आंसर। 180 में 140 इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 180 में से 140 गए तो कितना आएगा, 40 आ जाएगा एंगल। तो कितना आ गया, ये 40 एंगल आ गया। कितना आ गया, 40। अब हम आपको देख रहे हैं कि 140 इसके सहारे 100, इन दोनों का योग कितना होता है, 180। 180 में से 140 गए तो कितना बचा, 40। अब मुझे ये वाला सी वाला एंगल पता लग जाए, तो ये वाला ट्रायंगल वाले में से निकाल के हम त्रिभुज के तीनों कोणों को योगफल 180 होता है, तो ये निकल जाएगा। तो इसको पता लगाने के लिए मुझे एक थ्योरम याद होनी चाहिए। वो थ्योरम क्या होती है, देखिए वो थ्योरम ये होती है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये वाली परिमेय भी हमें याद होनी चाहिए। अर्धवृत्त ही है, देखिए अर्धवृत्त है, ये बिल्कुल आधा वृत्त है। क्या है ये, आधा वृत्त है। कैसे पता चलेगा आधा वृत्त है, जब इसके एक सेंटर से होकर जा रहा है, ये तो व्यास पे है। ये क्या है लाइन, ये है व्यास का मतलब डाया। ये लाइन कौन सी है, डाया, जो सेंटर से होकर जाती है उसे डाया बोलते हैं। तो ये डाया व्यास जो है, इससे ऊपर का क्या है, ये आधा वृत्त ही तो है। तो आधे वृत्त में बना ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बना हुआ है त्रिभुज, ये त्रिभुज के अंदर बना कोण कौन सा होता है, समकोण होता है। तो ये वाला एंगल कितने का है, 90 का है। समकोण का मतलब क्या होता है, राइट एंगल, यानी कि 90 का होता है। तो एक एंगल 90, एक एंगल 40, तीसरा एंगल निकल जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, त्रिभुज ए बी सी के अंदर की बात हो रही है, कोण ए, कोण बी, कोण सी का एंगल कितना होता है, तीनों को जोड़ के 180 होता है। आप जानते होंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, जिसमें से ए का मान मुझे निकालना है, बी का मान कितना दे रखा है, 40 है, सी का मान हमने पता लगा लिया कि 90 होता है, बराबर 180। कोण ए का मान कितना हो जाएगा, 180 में से 9 और 4 13, 130 आ जाएगा। देखिए 90 और 40 को जोड़ेंगे तो इधर जाके क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। 130 में 180 में से 130 घटाया तो कितना आ जाएगा, 180 में से 130 गया तो कितना हो जाएगा, 50 का एंगल का इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि BAC का मान 50 आ चुका है, आंसर सही, यही समझना। तो आपको इसमें दो परिमेय समझनी थी। चतुर्भुज के सामने आमने सामने कोणों का योगफल कितना होता है, 180। 180 में से एक एंगल घटा दो, दूसरा निकाल लो। और जिसमें अर्धवृत्त में बना समकोण क्या होता है, अर्धवृत्त में यानी कि व्यास से टिका हुआ, तो वो कितना होता है, 90 होता है एंगल। बस उसी के सहारे हमने ये वाला एंगल निकाल लिया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयु की टेबल दे रखी है, फ्रीक्वेंसी यानी विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। ये क्या है, विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, उनकी आयु ये दे रखी है। पूछ रहा माध्यिका बताइए, तो माध्यिका मतलब बीच की वैल्यू जो होती है, वो मिड पॉइंट पर कौन सी वैल्यू होती है, वो पूछा है इसने। तो माध्यिका निकालने के लिए मुझे तीसरी टेबल अपने पास से बनानी पड़ेगी, इसी के बराबर में ही तीसरी टेबल बनानी पड़ेगी। तो वो कहलाएगी ये CF भी बोल देते हैं, संचयी बारंबारता, जिसको बोलते हैं हम संचयी बारंबारता, या कैपिटल F भी बोल देते हैं, किसी में ये संचयी बारंबारता बोलते हैं इसको CF। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए इसी के बराबर में देखिए कैसे जोड़ते हैं,
इसी के सामने का नंबर है तो उसे लिख दीजिए। फिर इसमें ऐड करिए, 5 4 कितने होते हैं 9, 9 में 4 जोड़िए कितने आ गए 13, 13 में 6 जोड़िए 19 आ जाएगा, 19 में 5 जोड़िए तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। और वैसे जोड़िए तो ये पूरा टोटल फ्रिक्वेंसी कितना आ जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24 ही आना चाहिए। जो नंबर यहाँ पे आया है टोटल वो ही इसे जोड़कर आना चाहिए, तभी सही माना जाएगा। तो सिग्मा फ्रिक्वेंसी का कितना 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नंबर आया है वो कितना है 24, ठीक है। सिग्मा एफ का मान जो है टोटल कितने का है 24। तो ये कैसा नंबर है, ये जो है इवन नंबर है। इवन का मतलब होता है सम संख्या है। तो जब सम संख्या के लिए अलग फॉर्मूला लगता है, विषम संख्या के लिए अलग फॉर्मूला लगता है। विषम संख्या होता तो n+1/2 हो जाता पद, लेकिन यहाँ पे सम संख्या है तो सम संख्या के लिए अलग फॉर्मूला लगेगा। उस फॉर्मूले का मान है तो माध्यिका बराबर एक फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, माध्यिका बराबर क्या होता है 1/2 n/2, यहाँ पर n/2 पद प्लस, या ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, n/2 + 1 पद, ठीक है। यहाँ पर 1/2 ऑब्जर्वेशन है, ये वाला n/2 + 1 और ये वाला कौन सा है ऑब्जर्वेशन है। इन दोनों का ऑब्जर्वेशन निकालिए, इसमें कौन सा पद है तो n/2 यानी कि 24/2 पद, यानी कि वैल्यू n/2 यानी कि 24/2 + 1 पद, ये इंग्लिश में बोलते हैं जो ऑन ऑब्जर्वेशन निकालेंगे इसको ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर 1/2 कितना हो जाएगा 12 पद, 13 पद। ये 13 कैसा आ गया इधर देखिए समझिए, यहाँ पे 2 से 24 को काटेंगे तो 12 आएगा, 12 और एक कितने होते हैं 13 होते हैं, यानी कि 13 होते हैं, 13वां पद। तो यहाँ पर आपको देखना आना चाहिए 12वां पद कौन सा है, तो ये 12वां पद ये वाला बताएगा। देखिए जिसको सर्किल कर रहा हूँ 12वां पद कैसे पता लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे 4 तक पद यहीं पे खा चुका है, 9 तक यहाँ हो चुके हैं इसके आई, 9 तक के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करना है। और फिर इसका इसी संचय के बारंबारता का ये यूज यही है, जो यहाँ वैल्यू देखनी होती है वो इसमें देखते हैं हम। 4 तक यहाँ देखेंगे, 9 तक ये देखेंगे, 13 ये देखेंगे। तो 13 वाला यानी 12वां वाला भी यही आएगा एंटर, क्योंकि 9 के बाद में 10 11 12 सब इसी में एंटर करेगा। 9 तक तो यही नंबर खत्म हो गए, तो 9 के बाद में कौन सा देखना है मुझे 12वां देखना है। तो 12वां किस लिस्ट में जाऊंगा मैं 13वें इसी लिस्ट में जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे 9 के बाद यहाँ तक 9 तक की कहानी है, 9 से बाद की कहानी यहाँ पे इसी लिस्ट में देखूंगा मैं। तो 9 से बाद की कहानी क्यों देख रहा हूँ 12वीं देखनी है, तो 12वीं इसी लिस्ट में जाएगा। इसके लिस्ट के सामने ये वाला नंबर देखना होगा मुझे, समझ में आ रही है बात। इसके लिस्ट के सामने ये वाला नंबर देखना होगा। तो ये 12वां पद कौन सा हो गया 14 हो गया, और 13 भी इसी में जाएगा, इसी के सामने कौन सा होगा 14। तो 14 को जोड़ेंगे 28 हो जाएगा अपॉन 2, तो यही इसका आंसर है 14। इसका माध्यिका कितनी हो गई, माध्यिका इसकी सही आंसर माध्यिका कितनी हो गई 14 हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है और लंबाई कितनी है 2 मीटर है, तो बताइए 50 चक्रों में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। तो मुझसे आंसर मीटर में निकलवाया, तो सब चीज मीटर में होनी चाहिए। तो यहाँ एक वैल्यू सेंटीमीटर में है, एक वैल्यू मीटर में है, तो सबकी वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए, या तो सेंटीमीटर में बदलो सब या फिर मीटर में बदलिए। मुझसे आंसर मीटर में निकलवाया तो मैं सब मीटर में निकलवाऊंगा। तो रोलर का व्यास यानी कि व्यास को बोलते हैं डी बराबर 70 सेंटीमीटर है, 70 सेंटीमीटर है। तो आर जो होती है वो रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है यानी कि डी की आधी क्या होती है, डाय की आधी होती है। तो डाय मतलब व्यास की आधी होती है त्रिज्या यानी रेडियस। तो कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। आर बराबर 35 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका वैल्यू। अब लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई हमें एल बराबर कितनी दे रखी है 2 मीटर दे रखी है। रोलर की क्या है 2 मीटर क्या दे रखी है लंबाई, तो लंबाई ही ऊंचाई होती है किसी भी। तो ठीक है 50 चक्रों की, चक्कर कितने दे रखे हैं, चक्रों की संख्या कितने दे रखे हैं 50। तो रोलर किस टाइप का होता है, रोलर होता है, रोलर मतलब बेलन, रोलर क्या टाइप का होता है बेलन टाइप का। ठीक है रोलर का यानी कि अब पूछ रहा है वो रोलर कितना चलेगा 50 चक्कर में, क्या नहीं यानी सीधे सीधे वो रोलर का वक्र पृष्ठ निकलवा रहा है रोलर का। तो पाई एक होता है, देखिए
रेडियस को 35 सेंटीमीटर निकाल लिया, तो हमने इसे 100 से भाग करेंगे तो 0.35 मीटर आ जाएगा। रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी? 0.35 आ जाएगी वैल्यू। रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी? 100 से भाग करने पे 0.35 मीटर आ जाएगी। सब मीटर में बदल दिया मैंने। अब निकालना मुझे बेलन के द्वारा जो चले गए दूरी है। तो बेलन का यानी कि क्या है? रोलर का बक पृष्ठ निकाल लीजिए आप। बक पृष्ठ कितने चक्रों में? 50 चक्रों में। 50 चक्रों में तो बेलन का बक पृष्ठ जितने चक्कर है उससे मल्टीपल कर दीजिए। बक पृष्ठ का फॉर्मूला होता है बेलन का, हमें याद होना चाहिए, 2πRh। ये जितने भी है उसमें नेट पे से आपको मिल जाएंगे सबके फॉर्मूले बेलन के। तो 2 मेरी पहली वाली वीडियो में आपको बेलन के वाले में मिल जाएगी। इससे पहली वाली वीडियो एक मैंने डाली है, उसमें फॉर्मूले दे रखे हैं 2πRh। तो यहाँ पर 50 गुणा 2, पाई की जगह 22/7, आर का मान 0.35 और इंटू हाइट यानी कि लंबाई ही मानी जाएगी। तो लंबाई और हाइट एक ही बात है, तो 2 मीटर। ठीक है, सब चीज निकल जाएगा। अब आपको बस कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीपल करना है और डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना है। तो मल्टीपल और डिवाइड करेंगे, आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसके ऊपर ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1540 आ जाएगा। नीचे 7 है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 220 वर्ग मीटर आ जाएगा। अब अगला सवाल करते हैं। 700 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% है, दूसरे भाग का 60% है, से 80 अधिक है। तो आपको इतना सोचना है इसके अंदर कि एक भाग का, देखिए 700 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि एक भाग का 40%, तो एक भाग आपने क्या मान लेंगे? एक भाग मान लेंगे आप x, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा? दूसरा माना एक भाग क्या होगा? x, तो दूसरा भाग क्या बचेगा? खुद बचिए। टोटल 700 है तो एक भाग x है, तो दूसरा बचा कितना? 700 में से x घटा दूं तो बचे तो वही। अगर टोटल 700 है, एक भाग x है, तो 700 में से x घटा देंगे तो कितना बचेगा? दूसरा भाग 700 माइनस x बचेगा। तो इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको, अभी अकॉर्डिंग ऊपर रख करते हैं तब समझाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? 700 को ऐसे भाग करने तो एक भाग कितना हो गया? x, दूसरा भाग कितना हो जाएगा? 700 में से x घटा दो तो बचेगा तो दूसरा भाग ही। अब वो कह रहा है एक भाग का 40%, तो क्या कह रहा है? एक भाग कौन सा? x है, तो उसका 40% परसेंटेज हटाओगे तो 100 से भाग करोगे। एक भाग का 40%, इस वाले भाग का 40%, और दूसरे वाले भाग का 60%। 700 में से x, उसका कितना कह रहा है? 60%, उसका 60%। और कितना अधिक है? 80 अधिक है, तो प्लस में 80 और जोड़ दें। अब कम कहता माइनस कर देता, अधिक है तो प्लस 80 कर दिया मैंने। कुछ नहीं करना है, 0 से 0 कैंसिल करना है, 0 से 0 कैंसिल करना है, 4x/10 आ जाएगा। 700 माइनस x, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 700 गुणा 6/10, x गुणा 6/10, अंदर मल्टीपल कर दी, इसकी इससे प्लस 80 हो जाएगा। ये अब चल रहा है। अब क्या हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल हो गया है, तो कितना बचा? 4x/10, कितना हो जाएगा? 7×42, 420 माइनस 6x/10 प्लस 80। ठीक है, 420 और 80, देखिए बिना x वाले के साथ जुड़ेगा और x वाला इधर जाकर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10x/10, और 420 और 80 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 500। ठीक है, एक 0 से एक 0 कैंसिल, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 10 इधर चला जाएगा तो 500 आ जाएगा। 500, एक हिस्सा कितना आ गया? एक हिस्सा, एक भाग 500, एक भाग कितना आ गया? 500, एक भाग कितना आ गया? 500। तो अदर भाग यानी दूसरा पार्ट कितना आ जाएगा? 700 में से 500 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 200। आंसर यही आंसर है। एक भाग 500 आ गया तो दूसरा भाग बचा कितना? 200, क्योंकि 700 में से 500 घटाओगे तो 200 तो आएगा। तो ये था कि वो 700 को ऐसे दो भागों में बांटने को कह रहा था। एक भाग का 40%, तो एक भाग का 40% कर दिया मैंने। एक भाग क्या मान लिया? x, दूसरा भाग 700 में से घटा दोगे तो दूसरा भाग निकल कर आएगा 700 माइनस x। तो 700 माइनस x का 60% कहने को कह रहा है वो कि एक भाग का 60%, दूसरे भाग का 60%, और उससे 80 अधिक है, तो 80 अधिक में प्लस 80 और जोड़ दिया। फिर क्या करा? 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया। फिर 6/10 की 700 से कराओगे तो इसमें 6/10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 6/10 की x से कराओगे तो ये आ जाएगा, प्लस 80 अपनी जगह चल रहा है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7×42, एक 0 लगा दे, 420,
6 कम 6x/10 है, प्लस 80 है। अब मैंने बताया 420 और 80 को जोड़ोगे तो कितना जाएगा 500, और 6x/10 है, 4x/10 है, दोनों का एल्सियम एक जैसा तो जुड़ जाएंगे। इधर माइनस है, इधर जाएगा प्लस, 6 और 4 कितना होंगे 10, 0 से 0 कैंसिल कर दिया इधर से इधर, ये वाला 0 कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 500 हो जाएगा, केवल क्या बचेगा x बचेगा इधर। तो x बराबर एक भाग कितना हो गया 500, दूसरा भाग कितना हो जाएगा 700 में से 500 घटा दो, यानी कि x की जगह रख दो बस वैल्यू आपको 200 500 500, तो ये 500 रखोगे 700 में से 500 गए तो कितना बचेगा दूसरा भाग 200। तो ये इसका आंसर सही आ गया है 200 और 500। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग कितना होना चाहिए, 4 होने की प्रयासता निकालनी है। कितनी निकालनी है 4। इसमें ये बात बोली है उसने योग करके क्या आना चाहिए 4। वो घटा के भी कह सकता है, जोड़ के भी कह सकता है, आपको बस तरीका आना चाहिए। दो पासों का मतलब क्या होता है, दो पासे ले लिए, एक पासा ये ले लिया, एक पासा ये ले लिया, तो पासे में कितने अंक होते हैं टोटल 6 अंक इधर होते हैं, 6 ही होते हैं। तो यानी कि एक पासे में अगर आपको नंबर कितना होता है 1 2 3 4 5 6, एक पासा ये हो गया। दूसरे पासे में क्या होते हैं नंबर, इसमें भी टोटल नंबर इतने होते हैं 1 2 3 4 5 6। टोटल पासे के अंदर यानी कि 6 अंक होते हैं। लूडो का एक पासा होता है उसमें कितने होते हैं 6 अंक होते हैं, 6 अंक इसमें होता है, 6 अंक ही होता है। लेकिन इसमें आपको वो बोला है वो ही नंबर लेना है जिनका जोड़ के आपको 4 आना चाहिए, ऐसे ऐसे नंबर लेने हैं। तो उन नंबरों का नंबर जो इवेंट होंगे वो इवेंट जो होगी वो वैल्यू क्या निकालेंगे, तो आपको इसमें से वो नंबर लेना है जिसको जोड़ के कितना आना चाहिए 4 आने चाहिए। तो कैसे कैसे नंबर लेंगे, देखिए एक तो क्या नाम है 1 और 3 लीजिए, पहला और 3, 1 और 3 कितने होते हैं 4, 3 और 1 भी ले सकते हैं, रिपीट नहीं होना चाहिए बिल्कुल एक जैसा, 3 और 1 4, आगे पीछे हो सकते हैं। और दूसरा नंबर लीजिए, 3 और 1 ले लिया आपने, 3 और 1, अभी क्या हो रहा है 2 और 2 ले सकते हैं, क्योंकि 2 और 2 दूसरे का लूडो उछालोगे तो 2 आया, दूसरे का लूडो उछाला तो कितना आया 2 आया, तो 2 2 आ गए तो कितना हो गए टोटल 4 हो गए। अब दूसरा नंबर और लीजिए, 4 4 8 हो गए, 5 5 10 हो गए, 6 6 12 हो गए, ये ले नहीं सकते, या फिर 4 2 6 करिए तो ले नहीं सकते क्योंकि 4 होना चाहिए। तो ये ही एक और हो सकता है, क्या है इसमें, इसी तरीके से अब नहीं हो सकता क्योंकि 4 टोटल 4 नहीं होंगे, क्योंकि टोटल 4 और दूसरे नंबर लीजिए होगा ही नहीं। आपको मैंने जितने भी संभावना थी वो 4 होने की वो सब उतार ली, तो टोटल नंबर ऑफ काउंट कितने हो गए, नंबर कितनी हो गई प्रोबेबिलिटी, यानी कि टोटल नंबर हो गई आपकी 3। नंबर ऑफ इवेंट कितनी हो गई, नंबर ऑफ इवेंट यानी कि इवेंट होने की संख्या यानी कि कितनी हो गई 3 हो गई। देखिए इसमें जो है जो दो पासे हैं वो उछाल दिए गए हैं, योग इनका क्या है 4 अंकों की प्रयासता ज्ञात करनी है। तो टोटल 4, तो पहले पासे में कितने होते हैं टोटल अंक 6, कुल अंक कितने होते हैं 6, तो 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, दूसरे पासे में भी 1 से लेकर 6 तक होते हैं। उसने बोला योग 4 होना चाहिए, तो ऐसे ऐसे नंबर मैंने ले लिए, पहले ले लिए 1 और 3 ले लिया, 1 और 3 और 3 और 1 ले लिया, फिर उसके बाद में 2 और 2 ले लिया, 4 और कोई से नंबर ले नहीं सकते क्योंकि जोड़ के देखिए 4 से ज्यादा ही आ रहा है। तो इसलिए मैंने देखा टोटल नंबर हमारे इवेंट कितने आए 3 आए, और कुल परिणाम कितना आए, कुल परिणाम है हमारा यानी कि 6 गुणा 6, दोनों नंबरों की गुणा करा देंगे, 6 6 36, कुल परिणाम कितना है 36। तो इसकी प्रयासता कितनी होगी, 4 योग की प्रयासता कितनी होगी प्रोबेबिलिटी, वो होगी टोटल इवेंट जो है नीचे, टोटल नंबर के इवेंट 36 और जितने इवेंट हुए हैं वो ऊपर, 3 से भाग करेंगे तो 1/12 इसकी प्रोबेबिलिटी आंसर आ जाएगा, 12 3 36। इसका कितने माने की प्रयासता होगी 12 में 12 आएगी, इसकी 12 में 12 आएगी, तो यही इसका सही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक सर्किल है और सर्किल कैसा है, स्क्वायर से टच करता हुआ है, यहां पर टच कर रहा है, तो यानी कि जब सर्किल जो है टच कर रहा हो स्क्वायर को, तो ये समझ जाने चाहिए बीच वाली साइड और दूसरी वाली साइड को जो टच करते हुए मिलेगी वो डाया कहलाएगी, वृत्त का क्या कहलाएगी डाया यानी व्यास कहलाएगी। तो व्यास कितना दे, यानी कि जो बीच की भुजाएं कितनी दे रखी है इसकी 28 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए जब ये 28 है पूरी तो 28 डाया होगा, व्यास होगा, तो व्यास बराबर कितना दे रखा है हमें, डाया बराबर कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस निकालेंगे तो 28 का आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि इसकी आधी जो आएगी कितनी आ गई 14 आ गई। तो रेडियस यानी कि त्रिज्या कितनी आ गई 14 आ गई। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 लगाइए, आर का मान 14
गुणा 14 गुणा 14 यानी कि 2 बार पावर है तो 14, 7 2 जब 14 होते हैं, 22 की 2 से गुणा कराएंगे, 14 से कराएंगे तो कितना आंसर आएगा इसका 616, इसका सही आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लगा दें या वर्ग सेंटीमीटर लिख दें, ठीक है, यही इसका आंसर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका, सीएबी का मान दे रखा है 60 और एबीडी का मान 40 है, सीएडी का मान निकलवाया, डीबीसी का मान निकलवाया। यानी कि ये जो है एक सर्किल है, सर्किल के अंदर क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है ABCD। तो ये वाला ऊपर वाला एंगल दे रखा है 60, नीचे वाला एंगल दे रखा है 40। हमें जो है वो निकलवा रहा है CAD, यानी कि ये पूरा एंगल निकलवा रहा है A और ये पूरा एंगल क्या निकलवा रहा है, B निकलवा रहा है, मैंने जो निशान बना रहा है। तो यानी कि अब हमें यह देखना है कि किस पे टिका हुआ है, तो अर्धवृत्त पर टिका हुआ है। मैंने बताया ना, अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, समकोण होता है। तो अर्धवृत्त पे बना कोण कौन होता है, समकोण होता है, ये 90। अर्धवृत्त में बना कोण कौन सा होता है, समकोण होता है। तो ये वाली बात आप समझ होंगे। तो ये भी क्या होगा, 90 होगा। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण, इधर पे देखें तो ये भी समकोण होगा, ये भी समकोण होगा। अब जब आपको पता चल गया ये समकोण होगा, तो ये वाला नीचे वाला एंगल निकालना है। तो नीचे वाले के निकालने के लिए मुझे ट्रायंगल में देखिए ABD में, त्रिभुज ABD के अंदर तो क्या होगा, A प्लस B प्लस D एंगल के तीनों को, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। A एंगल हमें निकालना है, B की जगह क्या लिख दिया है मैंने 40 दे रखा है, D की जगह 90 दे रखा है, 180 आ गया। तो A बराबर कितना हो गया, 9 4 13 130, 130 180 में से 130 गए तो कितना आएगा 50, इसका आंसर आ जाएगा। A बराबर जो निकलवाया हमें CAD बराबर कितना आ गया 50, इसका सही आंसर है। अब मुझे दूसरा एंगल क्या निकलवा रहा है, वो B वाला। तो B वाला एंगल निकालवाने के लिए 90 ये है, 60 ये है। तो त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ABCB में तो एंगल कितना है एक का 60, इस वाले ट्रायंगल में क्या है 90 और इस वाले एंगल का क्या नाम है CBA। CBA बराबर कितना है निकालना है, तीनों कोणों का योगफल कितना है 180। तो CBA निकालने के लिए 180 में से क्या घटाना पड़ेगा, 9 और 6 15, 150 हो जाएगा। फिर के अंदर निकल कर आ जाएगा 180 में से 150 गए तो कितना बचेगा 30, कितना जाएगा CBA बराबर कितना आ गया 30। मुझे CBA का मान जो है यहां तक का मान कितना आ गया 30 आ गया। तो टोटल एंगल कितना हो गया, टोटल एंगल के लिए CBD बराबर 40 प्लस 30 इजिकल टू 70। ये आंसर चेक करने के लिए एक तरीका है, आमने सामने वाले कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है। तो देखिए 40 और 30 कितने हो गए, एक तरफ कितना हो गया 70, तो दूसरी तरफ कितना होना चाहिए 110 होना चाहिए। नीचे वाला एंगल हमने 50 निकाल ही लिया है, तो 50 और 60 कितना होता है 110, एक तरफ 110 है, दूसरी तरफ कितना है 70, ये कितना है 70 और ये कितना निकल गया है 110, क्योंकि 50 आ गया था नीचे वाला, तो 50 और 60 कितना हो गया 110, दोनों को जोड़ के 180 आना चाहिए। आमने सामने वाला कोणों को योगफल 180 होना चाहिए, 90 90 कितना होगा 180, ये 180 होना चाहिए। तो देखिए 60 और 5 110 और 40 30 70, 110 और 70 कितना होगा 180, बिल्कुल सही आया है ये आंसर। ये CBD का मान कितना हो गया 70, इसका मान हो गया CBD का मान 50। ठीक है,